क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 और सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 होने जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 2 balls are randomly drawn without replacement. Let x represent the number of black balls drawn. What are the possible values of x? Is x a random variable? If yes, then find the mean and variance of x. तो देखो, वेरिएंस वाला क्वेश्चन तो सिलेबस से हटा दिया गया है और तो वेरिएंस तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सीबीएसई 2015 के क्वेश्चन पेपर में आया है और अजमेर रेंज में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन चाहे कहीं भी आए एंटायर इंडिया में, ठीक है, पर है तो सीबीएसई का ही, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहा क्या है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि हमारे पास एक अर्न मतलब होता है एक कलश। ठीक है, तो कलश तो नहीं बनाऊंगा, बट हाँ आप ऐसा समझ लो कि ये हमारे पास 5 रेड बॉल और इसके अंदर 2 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 बॉल रैंडमली इसके अंदर से निकाली जाती हैं, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, और जो x है वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं x के लिए, और क्या x एक रैंडम वेरिएबल है? इफ़ यस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो पहले तो आंसर आपको कर दें कि x एक रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। तो देखो, तो x एक रैंडम वेरिएबल, अगर आप रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पे जाओ तो वहाँ पर यही है कि x इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, जिसकी जो रेंज है वो भी एक रियल वैल्यूज़ होंगी। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर x नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को फाइंड आउट करोगे तो वो एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि x यहाँ पर बोला हुआ है कि x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, बहुत मज़े में सॉल्यूशंस को करेंगे और आपको बहुत ऐसे समझा दूंगा कि दिमाग से निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो x यहाँ पर क्या क्या ले सकता है? देखो, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई भी ब्लैक बॉल ना आए, यानी आपने अगर 2 बॉल निकाली है उसमें से, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से एक भी ब्लैक बॉल ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल आ रही है और दूसरे कलर की एक और बॉल आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दोनों ही ब्लैक बॉल आ जाएं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि 2 ही बॉल निकाली गई हैं। या तो ब्लैक बॉल नहीं आएगी, या फिर एक आएगी, या फिर 2 आएगी। इससे ज़्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ना ब्लैक बॉल नहीं आई है ना, कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आई है। तो दोनों कौन सी बॉल आई हैं? रेड बॉल। दोनों बॉल आपकी रेड आई हैं। और एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि जो भी काम हो रहा है ना, एक बॉल आप निकाल रहे हो, उसके बाद जब दूसरी बॉल निकाल रहे हो तो इसमें कोई रिप्लेसमेंट वाला काम नहीं है। पता चला कि उसमें हम रिप्लेसमेंट जोड़ दें, बोल रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप सोचो कि आपके पास इसमें रेड बॉल कितनी है? इसमें रेड बॉल आपके पास 5 है, तो आउट ऑफ कितनी 7, तो 7 में से 5 रेड बॉल, तो 5/7। एक रेड बॉल आने के चांसेस 5/7 है। पहली बॉल रेड निकाली, उसके चांसेस ये हैं। अब हुआ ये कि अब आप जब दूसरी निकालने गए तो एक बॉल तो कम हो गई क्योंकि रिप्लेसमेंट तो है नहीं। तो जब एक बॉल कम हो गई तो रेड बॉल भी कम हो गई, और रेड बॉल कम हो गई तो टोटल भी कम हो गया। तो रेड बॉल तो हो गई 4 और टोटल हो गया 6। ठीक है, एक बॉल टोटल में भी कम हो जाएगी, तो 5 4 ज़ा 20
20/42। मैं इसको कट नहीं कर रहा, इसको अभी एज इट इज़ रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, x इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है x इक्वल टू 1 का? इसका मतलब है कि या तो पहले रेड बॉल आ गई होगी एक, फिर बाद में ब्लैक बॉल आई होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक ब्लैक बॉल आ गई हो और फिर एक रेड बॉल आ गई हो। अब बच्चा सोच रहा होगा कि सर ने तो दोनों बातें सेम ही लिख दी हैं, रेड बॉल आ जाए पहले या ब्लैक बॉल पहले आ जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है भाई। रेड बॉल पहले आ जाएगी तो ब्लैक बॉल की क्वांटिटी में कोई अंतर हो ना आया, लेकिन अगर ब्लैक बॉल पहले आ गई तो ब्लैक बॉल की क्वांटिटी में फ़र्क आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल हमारे पास कितनी है? 5 अपॉन कितनी? 7। अब आपने रेड बॉल निकाल ली, ठीक है, रेड बॉल निकाल ली, इसको वापस रिप्लेस नहीं किया। अब आप ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, तो आप एक बात बताओ, ब्लैक बॉल जब आप निकाल रहे हो तो आपके पास ब्लैक बॉल कितनी है? 2 हैं। लेकिन एक बात तो सोचो, 2 ब्लैक बॉल हैं, पर टोटल में तो एक की कमी आ गई। टोटल एक रेड बॉल तो आप निकाल चुके थे, तो यानी टोटल कम हो गया, यानी कि 6। तो 6 में से 2 ब्लैक बॉल आने के चांसेस ये हो गए। प्लस अब यहाँ देखो, अब दूसरा केस कि पहले टाइम में ही, यानी फर्स्ट टाइम में ही या फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी ब्लैक बॉल आ गई। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर ब्लैक बॉल आ जाती है तो ब्लैक बॉल है कितनी? ब्लैक बॉल इसमें है 2, है ना? तो 2/7 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/7 रहेगी उस समय। सेकेंड टाइम में आपकी रेड बॉल आ गई, अब तो टोटल तो कम हो गया, रेड बॉल 5 है, तो 5 रेड बॉल 6 में से आएंगी अब, क्योंकि एक बॉल तो हम निकाल चुके। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 5 × 10 एंड 7 × 6 = 42। 5 × 10 7 × 6 = 42, मतलब 20/42। 20/42 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 2। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इंटू ब्लैक बॉल, यानी दोनों ही ब्लैक बॉल हैं। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करें तो ब्लैक बॉल पहली बार में आने के क्या चांसेस हैं? 2 ब्लैक बॉल हैं आउट ऑफ 7 बॉल्स, तो ये बन जाएगा आपका 2/7 इंटू, अब क्योंकि एक ब्लैक बॉल तो हम निकाल चुके, एक बची हुई है, तो दूसरी वाली भी ब्लैक ही चाहिए। तो उसके क्या चांसेस होंगे? एक बची हुई है आउट ऑफ कितनी? क्योंकि टोटल पे में भी कमी आ गई है, तो टोटल कितना रह गया? 6 रह गया, तो ये हो गया 1/6। तो ये बन गया आपका 2/42। तो ये हमने ब्लैक बॉल की, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, उन सब बातों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि भाई उसका मीन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पता करना है। तो देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन, भाई देखो, मीन निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे बेशक वो डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में ना पूछ रहा हो, पर मीन निकालने के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए। बना लेते हैं, कितना टाइम लग रहा है? देखिए, हमने यहाँ लिखा, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका यहाँ पर x, और यहाँ हो गया p ऑफ x। ठीक है, तो x मतलब 0 1 2 0 1 2, एक एक्स्ट्रा बन गया, इसे स्किप कर दो। और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़, तो 0 मतलब 20/42 एंड x इक्वल टू 1 मतलब 20/42 एंड 2 मतलब 2/42। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमें निकालना था, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब निकालना है आपको मीन। तो E
एक्स लिख दीजिए आप। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई और देन उसका समेशन निकाल लो। तो 0 इंटू 20/42, ये तो सेम वही आ जाएगा। 1 मतलब 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 20/42 ये बन गया 20/42, प्लस 2 इंटू 2/42 मतलब 2 टू द 4, 4/42। तो ये सॉल्व हो गया, आ गया 24/42। सॉल्व कर लो इसे, ज़्यादा ही मन कर रहा हो इसे कैलकुलेट करने का तो सॉल्व कर लीजिए। 2 से 12 बार में और 2 से 21 बार में, तो ये इसका आंसर हो गया, एक्सपेक्टेड मीन। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ साथ साथ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से हमने ये सॉल्व किया हुआ है इसी मेथड से ही ये हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया। ये कॉम्बिनेशन के मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। अब वो फटाफट से एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन से। अब x इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों रेड बॉल हैं। भाई दोनों रेड बॉल मतलब रेड बॉल तो 5 है, 5 में से कोई भी 2 रेड बॉल आ सकती हैं, 5C2। टोटल 7 बॉल हैं, 7 में से कोई भी 2 बॉल के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, तो वो टोटल आउटकम हो गया। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए देखना होता तो 5C2 डिवाइडेड बाय 7C2 आप कर देते, तो ये निकल के चला आता आपके पास। ठीक है, और इसके इस वाले केस में था कि एक ब्लैक बॉल है। अगर एक ब्लैक बॉल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखो इसे, अगर एक ब्लैक बॉल है तो आउट ऑफ कितनी ब्लैक बॉल, 2, एक ब्लैक बॉल आ सकती है, पर निकाली तो 2 गेंद है ना। तो ये x इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक ब्लैक है और एक रेड है, तो रेड भी आएगी। तो रेड कितने में से आएगी, 5 में से, एक रेड। तो लेकिन हमें निकालनी 2 बॉल हैं, तो 7C2। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है, और लास्ट वाले को भी आप कॉम्बिनेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दोनों ब्लैक बॉल हैं, है ना, दोनों ही ब्लैक बॉल हैं। तो दोनों ब्लैक बॉल हैं तो 2 ब्लैक बॉल, 2 आउट ऑफ 2 में से 2 ब्लैक बॉल आ गई, आउट ऑफ 7C2। इसे सॉल्व कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला रिजल्ट। तो आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका 9। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन पहले ये तो पता हो कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, और जब तक ये प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो सवाल वो कितना भी उसका जवाब देता रहे, जवाब नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Okay, find the probability distribution of the number of spades, hence find the mean of the distribution। 2015 इलाहाबाद के क्वेश्चन पेपर में था, है सीबीएसई का ही क्वेश्चन ये, लेकिन इलाहाबाद रीजन का है। ठीक है, कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों में से आप 3 पत्ते सक्सेसफुली निकालते हो, एक एक करके निकालते हो, वो भी रिप्लेसमेंट के साथ। पहला निकाला रिप्लेस किया, दूसरा निकाला रिप्लेस किया, तीसरा निकाला रिप्लेस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्पेड्स। अब आप ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस वाले क्वेश्चन में भी, लेकिन किसके लिए, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड के लिए। ठीक है, बना देंगे, कोई दिक्कत तो है ना। तो लिख दो यहाँ पर लेट, यहाँ लिख दो लेट x represents the number of spade card। ठीक है, स्पेड कार्ड। ओके, अब देखो 3 कार्ड निकाल रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपका एक भी तीनों में से स्पेड कार्ड ना आए, एक आए, 2 बाकी अदर कार्ड आए, 2 कार्ड आ जाएं, या फिर एक अदर कार्ड आ जाए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही आपके स्पेड कार्ड आ जाएं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इससे ज़्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। 0 1 2 3, एक भी स्पेड नहीं है, एक स्पेड है, बाकी 2 अदर कार्ड हैं, 2 स्पेड है, एक अदर कार्ड है, तीनों स्पेड कार्ड हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
वन स्पेड कार्ड, देखो एस स्टैंड्स हियर स्पेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड। तो स्पेड 52 ताश के पत्तों में 13 होते हैं, तो एक स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 13/52, मतलब 1/4, 1/4। और स्पेड कार्ड के अलावा कोई दूसरा अगर कार्ड है उसके क्या चांसेस होंगे? 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर P ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये क्या मतलब है इसका? कि भाई हमारे पास एक भी, तीनों पत्तों में से एक भी स्पेड का पत्ता नहीं आया है, मतलब S डैश S डैश S डैश, कोई भी नहीं आया पत्ता। तो S डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। इसकी क्या है? S डैश 3/4, इसकी क्या है? 3/4, मतलब 3/4 का क्यूब कर दो, तो ये आ गया 27 और ये आ गया 64। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 27/64 है ना, यही आएगा। देख लीजिए एक बार, 27/64, और हमने कार्ड कितने निकाले थे? 3। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई आपका एक स्पेड कार्ड आया है, एक नॉन स्पेड, तीसरा भी नॉन स्पेड। ठीक है, ये आया है। तो अगर मैं स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और नॉन स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। ठीक है, और नॉन स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 3/4। अब इसमें मैं यहाँ पर 3C1 करूँगा। क्यों करा ये मैंने 3C1? देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्पेड कार्ड है ना, वो पहले पार में ही आए, वो इन तीनों प्लेसेस पर किसी भी बार आ सकता है। तो इसका मतलब हो गया तीन स्पेड कार्ड को, तीन कार्ड में से, यानी कि 3 पोजीशन में से एक पोजीशन पर मुझे अगर स्पेड कार्ड को लेके आना है तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मतलब जगहों का चुनाव करने के लिए या प्लेसेस को सेलेक्ट करने के लिए 3 आउट ऑफ 1 प्लेस पर मैं कितने तरीके से स्पेड कार्ड मेरे आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे 3C1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ठीक है, तो 3C1 की वैल्यू आपको पता ही है। 3C1 का मतलब है 3, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो इसका आंसर भी आपका बना यहाँ पर 27/64। ठीक है, 27/64। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए। इसका क्या मतलब है कि आपने क्या निकाला? आपने निकाला है 2 स्पेड कार्ड और एक नॉन स्पेड कार्ड। तो 2 स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, 1/4 का स्क्वायर इनटू S डैश। तो S डैश का मतलब हो गया कि नॉन स्पेड कार्ड, और नॉन स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/4 है, तो मैंने यहाँ पर 3/4 लिख दिया। लेकिन कितनी जगहों में से? मतलब देखो 3 कार्ड में से दो स्पेड कार्ड को मैं कितने तरीके से यहाँ निकाल सकता हूँ? तो 3C2 हमारे पास हो गया। इतने तरीके से मैं यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो 3C2 का मतलब क्या हुआ? देखो 3C2 का मतलब वही हुआ जो 3C1 का हो गया। तो 3C1 का मतलब हो गया, 3C1 का मतलब 3 था, तो 3C2 को अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो वो भी 3 आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, और ये आ गया आपका 1/4 का स्क्वायर 1/64, 1/16, आई एम सॉरी 1/16 इंटू 3/4। तो क्या हो गया सॉल्व करके? ये 3 3 जा 9/64। ठीक है, ये आया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। अब इसका क्या मतलब है कि तीनों ही कार्ड हमारे स्पेड के आ गए। अगर तीनों ही कार्ड स्पेड के आ गए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब मुझे लिखना पड़ेगा 1/4, ठीक है, 1/4 होल पावर 3। सॉल्व कर दो 1/64। अब मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देख लेता हूँ
क्या ये रिजल्ट 1 दे रहे हैं? अगर 1 दे रहे हैं तो सही है, अदरवाइज़ गलत बना हुआ होगा। ठीक है, तो 27 27 54 54 एंड 9 63 63 एंड 1 64 64 बाई 64 1, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो अब बना लेते हैं यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर x और यहाँ आ गया इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई बिलीव आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। 0 1 2 एंड 3। तो जब x इक्वल टू 0 तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 27 बाय 64 और 1 तो 27 बाय 64। ठीक है, और 2 तो 9 बाय 64 64 और 3 अगर है हमारे पास, 3 हमारे पास अगर है तो 3 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारे पास 1/64। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात कर लेते हैं मीन की। तो मीन इज इक्वल टू एक्स आई पी ऑफ एक्स आई और इनका समेशन। तो 0 इंटू दिस 0 हो गया, 1 इंटू 27/64 तो 27/64 प्लस 2 इंटू 9 18/64 18/64 प्लस 3 इंटू 1/64 मतलब 3/64। ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? ये आ गया 8 और 3 11 और 7 18 और ये हो गया आपका 2 तो 4 48 हो गया (64). तो 12 4 जा 12 से तो नहीं कटेगा ये, आई एम सॉरी 12 से नहीं कटेगा। 8 6 जा 48 एंड 8 8 जा 64। ठीक है, तो 2 से कट गया, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा, तो 3/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के कुछ मिलता तो ना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन्स A, B and C मैन्युफैक्चर 30%, 50% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर बोल्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और मशीन A, B और C 30%, 50% एंड 60% बोल्ट प्रोड्यूस करती है। इनका प्रोडक्शन इतना होता है। अब उनके प्रोडक्शन में से, प्रोडक्शन तो बोल्ट का ही हो रहा है ना, तो बोल्ट के प्रोडक्शन में से 3% मशीन A, 4% मशीन B, 1% मशीन C डिफेक्टिव बोल्ट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कोई चाहता तो नहीं है, पर मशीन है तो हो सकता है गलती हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। एक बोल्ट को रैंडमली प्रोडक्ट में से, मतलब जो भी लॉट बना है उनमें से निकाला जाता है और ये पाया गया कि वो डिफेक्टिव है। अब ये बताइए कि ये मशीन बी से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं था, यानी कि जो ये बोल्ट था वो मशीन बी का नहीं था, वो मशीन ए या सी में से किसी का था, ये बताओ। तो चलो यहाँ देखते हैं केस क्या है। देखो बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट की। अगर हम इसके सॉल्यूशन पार्ट को देखें तो हमारे पास मशीन 3 है ना, 3 मशीन है और तीनों का प्रोडक्शन देखो। मशीन E1 और मशीन ये E1 क्या है? E1 यहाँ पर है कि बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, ये थोड़ा सा माइक मुझे दिक्कत कर रहा है। तो मशीन बी ये हो गया हमारे पास E3। अब E3 क्या है यहाँ पर? E3
बोल्ट इज़ प्रोड्यूस बाय मशीन सी। तो अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें कि मशीन ए के थ्रू जो बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने परसेंट हो रहे हैं, 30% हो रहे हैं। परसेंट का साइन हटा के केवल 100 लगा दिया, और सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ईजी रहता है। जब 100 से कोई चीज़ कैलकुलेट की जाती है तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको एज इट इज़ छोड़ूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी मशीन बी के थ्रू कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, 50%, तो 50/100 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और मशीन सी के थ्रू यानी कि E3 प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर 60%, तो 60/100 हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ए। अब ए क्या है, देखो क्या रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था कि मशीन जब भी हम ए की बात करते हैं तो ए तब हम उस चीज़ को लेते हैं जो कि गिवन चीज़ होती है। मतलब ये क्वेश्चन तो वैसे बेस थ्योरम से रिलेटेड है, और बेस थ्योरम में खास यही चीज़ पहचानने वाली होती है कि भाई ए क्या है। ए इज़ अ गिवन थिंग, तो जो भी गिवन थिंग होगी उसको हम ए यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। तो ए यहाँ पर हम देखें तो फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, बोल्ट इज़ डिफेक्टिव। ठीक है जी, ये डिफेक्टिव है, बोल्ट इज़ डिफेक्टिव। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि डिफेक्टिव बोल्ट, सॉरी बल्ब बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब डिफेक्टिव बोल्ट कितने तरीके से आ सकता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखो डिफेक्टिव जो बोल्ट है वो ऐसे आ सकता है कि या तो अगर आपने मशीन ए सिलेक्ट की है तो उससे भी डिफेक्टिव बोल्ट बन सकता है, और अगर आपने मशीन 2 सेलेक्ट की है, चूज़ की है, तो उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखना पड़ेगा, तो उससे भी डिफेक्टिव बल्ब आ सकता है। और अगर आपने मशीन C लिया है तो मशीन C से भी डिफेक्टिव बोल्ट आने के चांसेस होंगे। ये ऐसे इस तरीके से निकाला जाएगा। चलिए ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करते हैं। E1 हमारे पास 30/100 हो गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब A/E1 क्या मतलब है कि आपने मशीन E1 सेलेक्ट किया है, यानी कि मशीन A, और उसमें डिफेक्टिव बोल्ट आया है, तो डिफेक्टिव बोल्ट की जो परसेंटेज है, देखो मशीन A के थ्रू 3% है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 50/100 इनटू, अब मशीन B सेलेक्ट किया है और उसका डिफेक्टिव बोल्ट आया है, कितनी परसेंटेज है, 4% डिफेक्टिव बोल्ट आते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का मतलब है मशीन C से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका हो रहा है 60/100 हो रहा है। ठीक है, और जब आपने मशीन C से प्रोडक्शन को लिया है और उसमें डिफेक्टिव बोल्ट आ रहा है, कितने चांसेस हैं, 1%, तो आप यहाँ पर 1/100 लिखिए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या आता है। ये आ गया 90, 200, 60, तो 90 एंड 60 150 एंड 200, ये बन जाएगा आपका 350, है ना। कितना आ गया, 350। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ इक्वल टू 350। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लूँ मैं, 33 जा 90, 60, तो 60 एंड 90 150 एंड 200 आपका हो जाएगा 350 अपॉन, ये हो गया 10,000 मतलब एलसीएम इनका 10,000। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखा, बाद में इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे, हमारी नीड इसको फाइंड आउट करनी नहीं थी, कुछ और फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई डिफेक्टिव बोल्ट के लिए। अब बात करते हैं, हमें ये पता लग चुका है
कि हमारा डिफेक्टिव बोल्ट आया है, पर वो मशीन कौन सी नहीं का, मशीन बी का नहीं है। तो मशीन बी का नहीं है अगर, तो इसको लिखा कैसे जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश ए। तो ये पता लग चुका है कि डिफेक्टिव बोल्ट है, पर वो मशीन एक बी का नहीं है, तो E2 डैश लिखा। पता कैसे चलेगा इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए से। तो पहले ये ढूंढ लो कि मशीन अगर वो डिफेक्टिव बोल्ट है तो मशीन बी से आया है, इसके क्या चांसेस हैं, उसको माइनस कर देंगे 1 में से। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये तो मालूम ही होगा आपको। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास ए बाय E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, ये सब लिखने के बजाय एक काम करता हूँ, शॉर्ट में निपटाता हूँ चीज़ को। अब इसको एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम, हमें डिवाइड करना है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मैंने फाइंड कर रखी है यहाँ पर, तो ये इजी हो गया काम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी 50/100, ठीक है, ये हो गया 50/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, यानी कि मशीन बी का प्रोडक्ट है और वो डिफेक्टिव है, तो 4% था, तो 4/100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी 350 अपॉन 10,000। तो आप इससे इसको कट कर दो, यहाँ हो जाता है आपका 50 यानी कि इंटू 4 मतलब 200 अपॉन 350, 0 से 0 कैंसिल करो, और 5 4 जा एंड 5 7 जा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका 4/7। तो 4/7 चांसेस हैं कि वो मशीन बी का प्रोडक्ट है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश बाय ए, यानी वो मशीन बी से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है। इसके लिए आप 1 माइनस दिस कर दो 4/7, तो ये बन गया आपका 3/7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि आपके पास एक कलश है जिसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने रैंडमली एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और वापस उसको कलश के अंदर डाल दिया। जिस कलर की बॉल आपने नोट की थी कि कलर क्या था उसका, उसी सेम कलर की 2 बॉल और उसी कलश में आपने वापस डाल दी, और फिर उस कलश में से आपने 2 बॉल फिर निकाली रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, बिना रिप्लेसमेंट के साथ। अब ये बताइए कि वो दोनों बॉल रेड कलर की आई थी, इस बात की क्या संभावना है, यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो देखो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2। केस 1 ये कहता है कि भाई आपने जो बॉल निकाली अर्न में से, वो बॉल आपकी रेड कलर की आई पहले, और ये केस 2 ये हो सकता है कि भाई आपने जो बॉल निकाली अर्न से, वो बॉल आई आपकी ब्लैक कलर की, ठीक है। आपके पास पहले अर्न में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल थी। केस 1 में आपने देखा कि आपने जब बॉल निकाली तो रेड बॉल आ गई। अब आपने फिर वापस
कलश के अंदर दो कलर, सेम कलर की बॉल, यानी कि दो रेड कलर की बॉल और मिला दी। तो इस केस में यहाँ पर रेड बॉल कितनी हो जाएंगी आपकी 5 और ब्लैक हो जाएंगी आपकी 5। और इस केस में क्या हुआ, आपके पास जो कलश था उसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल थी। आपने जो बॉल निकाली पहले वो ब्लैक निकल गई। अब आपने क्या किया, सेम दो ब्लैक कलर की बॉल इस बैग के अंदर डाल दी, मतलब कलश के अंदर। तो अब रेड कलर की बॉल तो 3 ही रही, पर ब्लैक कलर की जो बॉल हैं वो बढ़ गई क्वांटिटी में। वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 7 ब्लैक बॉल। ठीक है, ये होगी। अब इसके बाद केस 1 में वापस लौटते हैं। जब आप पहले रेड बॉल निकाल चुके थे, 2 बॉल और डाल दी, उसके बाद आपने 2 बॉल और निकाली हैं, 2 बॉल निकाली हैं। अब वो 2 बॉल जो निकाली हैं वो कैसी होनी चाहिए, रेड कलर की। बोला है कि दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, रेड कलर की बॉल्स हैं, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहाँ वाले केस में भी ये बोल रहा था, अब आपने फिर से बॉल निकाली है 2, और इस केस में रेड बॉल होने के क्या चांसेस हैं। इन दोनों चांसेस को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा और मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पता लग जाएगी। केस 1 में जब हमने फर्स्ट टाइम पे रेड बॉल निकाली थी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या थी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इस केस में आपकी थी 3/8, 3/8, 5 and 3 8 हो गया, रेड बॉल 3 है। और यहाँ पर आपके पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ से 5/10 into, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक कम हो गई। तो अब आपके पास बची 4 रेड, 4 आउट ऑफ कितना 9, ये आ गया। लेकिन ओवरऑल इस केस की टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप रेड बॉल की निकालोगे तो इस केस के ऊपर डिपेंड करता था इन दोनों रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इसलिए ये चीज़ और ये चीज़ भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3/8 into 5/10 into 4/9। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो आप देखोगे 3 से 3 3 9 हो गया, ये 5 से कट गया ये 2 बार में, और 4 से कट गया ये आपका 2 बार में। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/12। अब बात करते हैं इस केस की। अब यहाँ पर भी अगर आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10, पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब एक रेड बॉल कम होगी क्योंकि आप निकाल चुके हो और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, तो 2 आउट ऑफ 9। लेकिन इन दोनों रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता था, इस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता था। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी हो गई, ब्लैक बॉल हो गई आपके पास 5/8, 5 और आउट ऑफ कितना हो गया 8, तो 5/8। तो इसके ऊपर डिपेंड ये 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई दोगे तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन दिस केस ये बन जाएगा आपका 5/8 इंटू 3/10 इंटू 2/9। तो 2 से आप 4 टाइम्स इसे कट कर दो, 5 से 2 टाइम्स, 3 से 9 को 3 टाइम्स, 4 to the 8 3 जा 24। यानी इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 1/24। पर ये दोनों केसेस इस सेम क्वेश्चन के थे, तो इसका मतलब इनकी जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी दोनों की, वो इस केस और इस केस की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे मिलेंगी। सो देयरफॉर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24। तो 12 और 24 का आपका एलसीएम बन गया 24, और ये आ गया 3/24, 2 + 1 है ना, तो ये बन गया 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपकी आ जाएगी यहाँ पर 1/8। सो दिस इज द आंसर ऑफ
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सुंदर तरीके से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि सपोज अ बॉय थ्रो अ डाई इफ़ ही गेट्स अ 1 और 2। मतलब मान के चलते हैं कि एक लड़का है ना, एक लड़का यहाँ पर जो है एक डाई को फेंकता है, तो उसको या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, है ना। तब वो लड़का एक कॉइन को 3 बार टॉस करेगा और नोट डाउन करेगा नंबर ऑफ हेड को। ठीक है, और अगर 3, 4, 5 या 6 आता है तो वो टॉस करेगा कॉइन को सिर्फ एक बार, और फिर वो नोट करेगा कि उस कॉइन पर हेड आया या टेल आया। ठीक, इफ़ ही ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑब्टेन 3, 4, 5 और 6। अब अगर एग्जैक्टली उसको एक हेड मिल जाए, एक हेड मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं उसके साथ, 1 या 2 आया तो कॉइन को 3 बार टॉस किया होगा, तो उसमें भी वो नंबर ऑफ हेड ही नोट कर रहा है। और अगर 3, 4, 5, 6 आया तो एक बार कॉइन को टॉस कर रहा है, इसमें भी हेड या टेल को ही वो नोट कर रहा है। तो अगर इन दोनों केसेस में से एग्जैक्टली 1 हेड आ जाता है, तो आप ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको हेड जो मिला है वो तब मिला है जब 3, 4, 5 या 6 आया है डाई के साथ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। देखो अब केसेस क्या हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे इसे। देखो ऐसा है कि 1 या 2 डाई पर आ सकता है जब वो डाई टॉस करेगा, या फिर 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो जब डाई थ्रो करेगा तो ये केसेस उसके पास आएंगे। तो 1 और 2 आना हम इवेंट इवन मानते हैं, और 3, 4, 5 और 6 आना इसको हम E2 मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करता हूँ कि 1 या 2 कितने तरीके से आ सकता है, तो ये जो है 2 ही आउटकम है आउट ऑफ 6, मतलब 2/6, 1/3, और ये 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये आ सकता है 4/6, मतलब 2/3। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई अगर 1 और 2 आया है तो इसने करा क्या। इसने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो अगर एक कॉइन को उसने 3 बार टॉस कर लिया है तो उसके पास सैंपल स्पेस क्या बना होगा। देखो एक काम करता हूँ, 4 बार हेड लिख लेता हूँ, 4 बार हेड और 4 बार टेल लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे बस के तो नहीं है इसके सारे आउटकम्स को धीरे धीरे पढ़ पढ़ के निकालना। मैं इसको ऐसे 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, है ना, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड एंड टेल। देखो कितनी सुंदर तरीके से हमने इसको इसके सैंपल स्पेस को बना लिया। अब 1 या 2 आया तो उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस करने पर ये आउटकम्स आपके बन सकते हैं, आ सकते हैं। अब इसमें वो नंबर ऑफ हेड को नोट करता है, ध्यान देना क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ हेड को नोट करता है, ये सारे हेड की क्वांटिटी को नोट करता है ना। और अगर ये वाला केस होता है 3, 4, 5 या 6 डाई पर आता है तो वो कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करता है, तो इस केस में सैंपल स्पेस का क्या बनता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सीधी सी बात है ना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसे पता चल चुका है कि उसका एक एग्जैक्टली 1 हेड आ गया है, तो यानी कि ए इवेंट, यानी कि ये क्वेश्चन बन गया बेस थ्योरम से रिलेटेड। तो ए क्या होगा जो गिवन है, यानी कि ही ऑब्टेन्स एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए इज अ एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ऐसे हमें ये पता लग गया
कि हमारा 1। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 1 हमारा हेड कैसे कैसे आ सकता है। देखो ऐसा हो सकता है कि आपने डाई थ्रो किया, 1 2 आ गया, और जब आपको पता लग गया कि आपका 1 2 आ चुका है, तब आप ढूंढने चले सिर्फ एक हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो देखो 1 2 आया तो हमारे पास सैम्पल स्पेस ये होंगे, उसमें एग्जैक्टली जो 1 हेड होगा वो कहाँ कहाँ आएगा। देखो एक ये हो गया 1 हेड, 1 हेड और 1 हेड, 3 है ना, आउट ऑफ कितने 8, तो ये हो गया 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ। अच्छा इसके बाद आगे अभी लिख से लिखेंगे, पहले आगे की कंडीशन समझ लें। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका डाई पर 3 4 5 6 आया हो और तब उसने एग्जैक्टली 1 हेड ढूंढा। अब इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखते हैं, E1 मतलब 1/3, A/E1 क्या मतलब है कि 1 और 2 आया और उसने एग्जैक्टली 1 हेड देखा। 1 और 2 आने पर कॉइन को 3 बार टॉस करता था, तो आउटकम ये बने, उसमें एक हेड एक हेड एक हेड इस केस में आ सकते हैं, मतलब 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसका मतलब क्या है कि 3 4 5 या 6 आया, मतलब 2/3, और इसमें वो ढूंढने चला एक हेड, तो एक हेड तो एक ही बार आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 और 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/3, तो 3 एंड 8 यानी ये बन गया आपका 11/24 टोटल प्रोबेबिलिटी। आंसर नहीं आया अभी, ये आया टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन कह रहा था कि भाई ये बताओ कि जब उसका एग्जैक्टली 1 हेड आया है ना, तो वो तब आया था कि जब 3 4 5 और 6, जब उसका डाई पर 3 4 5 या 6 आया तब उसका एग्जैक्टली 1 हेड आया है। इस बात के क्या चांसेस हैं। तो 3 4 5 6 को मैंने E2 माना हुआ है, तो मतलब हमारा यहाँ पर आ जाएगा E2/A। इसके लिए क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देख लो कितना था, 2/3, ठीक है 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 वो कितना है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये आया था 1/2। मतलब इसका क्या मतलब था कि जब 3 4 5 6 आया है तो 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड आया। इसके क्या चांसेस हैं, तो देखो 3 4 5 6 आया तो सिर्फ आपने कॉइन को एक बार टॉस किया था, तो जिससे हेड या टेल आया, इसमें एक हेड आने के चांसेस सिर्फ एक बार हैं, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी 11/24। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है 24 को ऊपर ले गए, 24 अपॉन 11 इंटू 3 33। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 8 24 और 3 से कट कर दिया 11 टाइम्स, तो 8/11 इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आई होप कि मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये आज का सेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं PYQ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 12 की 3rd वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।